नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मॉक टेस्ट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट. So let's start. The hydroxyl radicals fail to remove which of the following trace gases from the atmosphere chemically? So hydroxyl radical होते हैं OH और OH CO के साथ रिएक्ट करते हैं, OH NO के साथ भी रिएक्ट करते हैं, OH SO2 के साथ भी रिएक्ट करता है. सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ही एक ऐसा है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स मतलब OH रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो एक इनर्ट गैस है और वो किसी और चीज के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता. तो आंसर होगा डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. द मेन एसिडिक गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन रीसेंट टाइम्स इज, का मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब है कि आजकल एटमॉस्फेयर में कौन सी मेन प्रॉब्लमैटिक एसिडिक गैस है. तो क्लियरली सबसे प्रॉब्लमैटिक एसिडिक गैस जो है वो SO2 है, क्योंकि सारे थर्मल पावर प्लांट से निकलता है और भी इंडस्ट्रियल सोर्सेज से निकलता है, नॉट जस्ट थर्मल पावर प्लांट, दूसरे इंडस्ट्रियल सोर्सेज से भी निकलता है और सबसे ज्यादा एसिड रेन भी इसी से होता है. क्वेश्चन नंबर 3, assertion A. In dust-free, unpolluted atmosphere, the pH of rainwater is 5.6. Reason R. Dissolution of CO2 in rainwater produces hydrogen ions. Clearly, जो reason R है, dissolution of CO2 घुलता है रेनवाटर में and it produces hydrogen ion. तो ये तो करेक्ट है कि CO2 रेनवाटर में घुलता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है, और जब भी कार्बोनिक एसिड होगा तो H+ देगा, तो हाइड्रोजन आयन है H+. तो रीजन R तो करेक्ट है. लेकिन डस्ट फ्री अनपोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में द pH ऑफ रेन वाटर इज नॉट 5.6, इट्स 7, न्यूट्रल pH होता है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो इसका आंसर होगा डी. A is false but R is true. D is the answer. Question number 4. The pollutant responsible for photochemical smog is, we all know that oxides of nitrogen and unburnt hydrocarbons produces photochemical smog. So the answer will be 1 and 3, which is D. Answer is D. 5. Concentration of pollutants during winter season is high near the ground. What is the main reason behind it? जाड़े के मौसम में पोल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन जमीन के पास, जमीन की सतह के पास ज्यादा होता है. तो हम सब जानते हैं इसके पीछे जो है रेडिएशन इन्वर्जन होता है, क्योंकि जाड़े में क्या होता है, जमीन एकदम से ठंडी होती है और उस ठंडी जमीन को से जो हवा टच करती है वो भी ठंडी होती है, और जैसे जैसे हम हवा में एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे, जमीन से दूर जाते हैं, तो जो एयर का टेम्परेचर है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होता है, क्योंकि जमीन के पास वाली एयर उस ठंडी जमीन को छू के सबसे ठंडी हो चुकी होती है. तो ये रेडिएशन इन्वर्जन है, और यही कारण होता है कि विंटर सीजन में जो पोल्यूटेंट्स है वो ग्राउंड के जमीन के पास कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, वो फैल नहीं पाते because of radiation inversion. A. Question number 6. Small e is the vapor pressure of water and small p is the total pressure of moist air. The equation of state for moist atmosphere would be C. C होगा. PV is equal to nRT, हम सब जानते हैं, और यहाँ जो n है वो है 1 + 0.38 E by P. Question number 7. Assertion A. Traffic policemen in urban centers generally suffer from oxygen deficiency. सही है. Reason B. Carbon dioxide forms a strong complex with hemoglobin. ये भी सही है. ट्रैफिक पुलिस जहाँ होते हैं वहाँ मैक्सिमम पोल्यूशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, और उसकी वजह से वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से सफर करते हैं. तो इसका आंसर होगा A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. If 4 group of vehicles consisting of 5, 10, 12 and 8 cars emit 1.2 kg, 2.1 kg, 3 kg and 1.5 kg per car per day respectively, then what would be the mean emission of gaseous pollutants from all cars? 4 ग्रुप है कार के, एक ग्रुप में 5 कारें, दूसरे ग्रुप में 10 कारें, तीसरे ग्रुप में 12 और चौथे ग्रुप में 8 कारें हैं.
जो 5 कारों वाला ग्रुप है उसमें हर कार 1.2 kg 1.2 किलो एमिशन होता है। जो 10 कारों वाला ग्रुप है उसमें हर कार 2.1 किलो का एमिशन करती है, और 12 कार वालों के ग्रुप में हर कार 3 किलो का एमिशन करती है। 8 कारों के ग्रुप में हर कार 1.5 किलो का एमिशन करती है। तो एवरेज एमिशन क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर ऑफ कार्स है इनटू पर कार एमिशन, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे ही सारे को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसका एवरेज निकालिए। तो मैंने एक कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ है, ये है देखिए। ग्रुप ऑफ 5 vehicles emits 1.2 kg per car per day. Together 5 vehicles emit 1.2 into 5 6 kg per day. Group of 10 vehicles emits 2.1 kg. Together 10 vehicles emit 2.1 into 10, that is 21 kg per day. Group of 12 cars emits 3 kg per car per day. So together 12 cars emit 3 into 12, 36 kg per day. Group of 8 cars emits 1.5 kg per day. Together 8 cars emit 8 into 1.5 kg, 12 kg per day. ठीक है? टोटल एमिशन फ्रॉम ऑल कार्स, तो ये जितना है 6 है, 21 है, 36 और 12 है, सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स या कार्स। तो 5 है, 10 है, 12 है और 8 है, इन सबको ऐड करेंगे। आंसर आएगा 75 by 35 which is 2.14 kg. So the answer will be 2.14 kg. This one B. बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। Which of the following is the most common process of aerosol या aerosol removal? तो एरोसॉल रिमूवल जो है सबसे आसानी से वो रेन वाटर के साथ ही, रेन वाटर या मिस्ट के साथ, वो या ओस के साथ वो नीचे आ जाता है, वेट डिपोजिशन किसी भी फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट करके और वो जमीन पे आ जाता है। तो वेट डिपोजिशन इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ एरोसॉल रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये तो मैंने बता दिया। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 इसमें एरोसॉल्स है, कौन कौन से तरह के एरोसॉल्स हैं, और लिस्ट 2 सोर्स, किस सोर्स से निकलते हैं। तो आपको पता करना है कि कौन सा वाला एरोसॉल किस सोर्स से निकलता है। जैसे ये है प्राइमरी नेचुरल एरोसॉल, प्राइमरी मतलब कि बेसिक, उसके पहले से कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक, कि कोई एंथ्रोपोजेनिक, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो प्राइमरी नेचुरल एरोसॉल, तो ये तो क्लियरली सॉइल डस्ट होगा, क्योंकि धूल जो है वो जमीन पे हमेशा ही होती है, उसमें हमें कोई इंटरवीन करने की जरूरत है, नॉर्मली भी हवा से धूल उड़ती रहती है। तो ये प्राइमरी नेचुरल एरोसॉल है। तो ए क्लियरली मैचेस विथ 4। अब हम एक आंसर हम जानते हैं, तो इस तरह के मैच द फॉलोइंग में सारे आंसर जानना संभव नहीं है। आपको एक या दो आंसर पता होने चाहिए जिसमें आप श्योर हो कि वो आंसर सही है, और फिर आप देखिए कि आपका वो जो सही आंसर है वो कौन से ऑप्शन में है। तो ये जो ऑप्शन है लास्ट वाला, ए के साथ 4 को मैच किया हुआ है, तो यही सही ऑप्शन है। बाकी किसी भी ऑप्शन में ए के साथ 4 को मैच नहीं किया, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस करेक्ट ऑप्शन में बी मतलब सेकेंडरी नेचुरल एरोसॉल, इसको कहा मैच किया है 1 के साथ, मतलब सेकेंडरी नेचुरल एरोसॉल इसका सोर्स होगा ये ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम बायोजेनिक गैसेस। बायोजेनिक गैसेस होते हैं जैसे मीथेन, जो कि जनरली जहाँ दलदली जमीन या कहीं भी ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन बायोलॉजिकली हो रहा हो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, तो वहां से निकलता है, उसको कहते हैं बायोजेनिक गैसेस। तो सेकेंडरी नेचुरल एरोसॉल, क्योंकि ये भी नेचुरल है, इसमें भी कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, नॉर्मली भी दलदली जमीन से मिथेन वगैरह बायोजेनिक गैसेस निकलते हैं। तीसरा है सी, सी को मैच किया है 2 से, प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक एरोसॉल, सूट फ्रॉम बायोमास, सिंपली हमने को भी नेचुरल बायोमास है उसको हमने जलाया, उससे सूट मतलब कार्बन पार्टिकल्स निकले, तो ये है प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक एरोसॉल। फोर्थ है ये सेकेंडरी एंथ्रोपोजेनिक एरोसॉल, तो सेकेंडरी है और एंथ्रोपोजेनिक है, तो ये कहां से निकलता है, डी को मैच किया है 3 के साथ, सल्फेट एरोसॉल फ्रॉम थर्मल फ्रॉम पावर प्लांट। तो जितने पावर प्लांट है उसमें कोयला जलता है, उसमें और ऑर्गेनिक मैटर जलता है, कार्बन जलता है, और सल्फेट उससे निकलता ही निकलता है, कोयले में सल्फर का कंटेंट होता ही होता है, और जब उसको जलाते हैं तो सल्फर SO2 गैस सल्फेट एरोसॉल और साथ में सल्फेट एरोसॉल निकलता ही, तो वो सेकेंडरी एंथ्रोपोजेनिक एरोसॉल है। तो ये मैच द फॉलोइंग हो गया, ऑप्शन ये होगा 4 1 2 3। और कैसे आपको ऑप्शन पकड़ना है ये मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट, सॉरी यहाँ नंबरिंग में गलती है कुछ, 9 10, यहाँ पे सॉरी नंबरिंग 12 होना चाहिए, 8 नहीं है 12 होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अकॉर्डिंग टू द गॉसियन प्लूम मॉडल द इफेक्टिव स्टैक हाइट इक्वल्स एक्चुअल स्टैक हाइट प्लस द प्लूम राइज. प्लूम राइज डिपेंड्स अपॉन, तो गॉसियन प्लूम मॉडल जो है वो प्लूम के डिस्पर्शन को बताता है और उसमें स्टैक हाइट होता है. स्टैक हाइट मतलब चिमनी की जो हाइट है, और चिमनी के हाइट से जब चिमनी की जो हाइट है वहां से जब कोई भी एग्जॉस्ट गैस निकलती है चिमनी से तो थोड़ा ऊपर जाती है, 90 डिग्री एंगल पे थोड़ा ऊपर जाती है और फिर वो फैलना शुरू होती है. तो चिमनी के मुंह से जितना ऊपर वो गैस, जितना हाइट वो गैस जाती है, मतलब प्लूम राइज, जितना हाइट वो प्लूम राइज करता है, वो दोनों मिला के इफेक्टिव स्टैक हाइट होता है. मतलब हाइट ऑफ चिमनी प्लस प्लूम राइज इज द इफेक्टिव स्टैक हाइट अकॉर्डिंग टू द गॉसियन प्लूम मॉडल. और प्लूम राइज मतलब कि जितना वो एग्जॉस्ट गैस है चिमनी से जो निकल रही है वो कितना राइज करेगी, कितना हाइट अटेन करेगी, ये कैसे पता चलता है? buoyancy, I'm sorry about my pronunciation, buoyancy of exhaust gases. क्लियरली कि एग्जॉस्ट गैस कितना हल्का है, कितना भारी है, कितना ऊपर जा सकता है, उस पर डिपेंड करता है. मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. तो क्लियरली एग्जॉस्ट गैसेस कितनी स्पीड से निकल रही है और कितना उनका मास है, कितना वेट है, वो भी डिपेंड करता है. तो उससे भी वो भी इंपॉर्टेंट है. तो मोमेंटम भी इंपॉर्टेंट है. एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. स्टेबल एटमॉस्फेयर है तो उसमें जो स्टैक हाइट है वो कितना होगा, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में स्टैक हाइट कितना होगा. तो ये सब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये तीनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है प्लूम राइज के लिए. एमिशन रेट ऑफ पोल्यूटेंट्स, मतलब कि कितना मीटर क्यूब या कितना लीटर पोल्यूटेंट कितने समय में निकल रहा है, वो उतना इंपॉर्टेंट, ये फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बुयांसी, मोमेंटम और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी. तो आंसर होगा 1, 2 and 3, which is D. 1, 2 and 3. D is the answer. ये 12 था, ये 13 होगा. I'm really sorry. Considering the Gaussian plume dispersion model, what do you think is the validity of the following statements or assumptions? Gaussian plume model के हिसाब से कौन-कौन से ये statements सही हैं, कितने valid हैं? The pollutants have the same density as the air surrounding them. तो ये एक assumption मान लिया जाता है Gaussian plume model में कि pollutants की density और जो आसपास की हवा है उसकी density लगभग सेम है. दूसरा assumption, the atmosphere is stable. तो दूसरा assumption नहीं मान सकते क्योंकि एटमॉस्फेयर जरूरी नहीं कि स्टेबल हो, एटमॉस्फेयर टोटली अनस्टेबल हो सकता है. तो इसमें ऑप्शन होगा स्टेटमेंट 1 is true but 2 is false. बी ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 14, if life of NO2 be 0.693 day, what would be its residence time? So life of NO2 जो होता है, मतलब जितने समय NO2 एटमॉस्फेयर में रहता है वो उसका रेजिडेंस टाइम है, और उसका लाइफ भी वही है क्योंकि बाद में NO2 किसी और कंपाउंड वाटर के साथ या किसी और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके एक दूसरा कंपाउंड बना देता है और तब NO2 नहीं रहता है. तो NO2 की लाइफ तभी तक NO2 है जब तक कि वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और एक बार किसी और के साथ रिएक्ट करके वो नीचे आ जाता है. सो द लाइफ ऑफ NO2 is 0.693 and that is exactly its residence time also, which is 0.693 day, which is option C. Because after its residence time, after its life, NO2 reacts with some other compound and comes back to the earth as some other compound or nitric acid. So life of NO2 is equal to its residence time. Peroxyacetyl nitrate or PAN has a molecular formula of, इसमें देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं. ये होगा CxHyO2NO2, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला. उसमें आप XY की जगह कुछ भी रख सकते हैं. India's contribution to the total global emission of CO2 is approximately, ये एक factual question है. The answer is simple, answer C, which is 9%. A city has about 500,000 cars traveling an average of 20 kilometers per day. The average hydrocarbon emission rate is 2 gram per car per kilometer. Assuming that the average molecular rate of hydrocarbons emitted equals CH4, how much volume of hydrocarbons is released in the city each day? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसको मैंने सॉल्व किया है, जरा देखिए. देखिए इसमें क्या है.
तो पहले है टोटल नंबर ऑफ कार्स क्या है, 5 लाख, 5 लाख कार है। एवरेज हाइड्रोकार्बन एमिशन रेट क्या है, 2 ग्राम पर कार पर किलोमीटर। तो टोटल हाइड्रोकार्बन एमिशन रेट क्या होगा, 2 ग्राम इंटू 5 लाख, दैट इज हाफ अ मिलियन, विच इज 10 लाख। तो 10 लाख ग्राम पर किलोमीटर। सो 2 ग्राम पर कार पर किलोमीटर इंटू half a million, which is 5 lakh equals 10 lakh gram per kilometer. This is the total hydrocarbon emission from all cars per kilometer in a single day. Each car travels an average of 20 kilometers each day. So the total emission from all cars for 20 kilometers is 10 to the power 6 gram per kilometer, जो कि यहाँ value यहाँ आई, into 20 kilometer per day, which is 20 into 10 to the power 6 gram per day. Total emission from all cars in a single day. Now, it's said that assuming now here that assuming that the average molecular weight of hydrocarbons emitted equals CH4. So now we'll have to calculate everything in context of CH4. So molecular weight of CH4 is 16. We all know that 1 mole of CH4 occupies 22.4 liters, right? We all know this. 1 mole of any gas occupies about 22.4 liters, right? 16 gram of CH4 will occupy 22.4 liters. 16 gram is 1 mole, so 1 mole, 16 gram of CH4 will occupy 22.4 liters of space, of volume. So the number of moles of CH4, this is the total emission, right? So 20 into 10 to the power 6 divided by the molecular weight of CH4 will give you, that is 16, will give you the total number of moles of CH4 in this entire volume of gas, which is 125,000, 125,000 moles of CH4. Now this is 125,000, right? Moles. Now each mole occupies 22.4 liters. So multiply 125,000 into with 22.4. This will come as 28,000,000 liters of gas. Now we convert it into meter cube, and the answer is 2.8 into 10 to the power 4 meter cube per day. And this is option B, 2.4 into 10 to the power 4 meter cube per day. इस कैलकुलेशन में अगर एक आध जीरो मुझसे ऊपर नीचे हो गए हैं तो प्लीज आप फिर से कैलकुलेट कीजिए और पता कीजिए कि वो गड़बड़ कहाँ हुई है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है और अगर थोड़ी सी कमी रह गई तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको सॉल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए 18, question number 18. Per the Air Act 1981, Section 2A, the definition of air pollutant is, so Air Act 1981, Section 2A के तहत एयर पोल्यूटेंट का डेफिनेशन जो था उसमें सॉलिड एयर पोल्यूटेंट जैसे डस्ट, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, लिक्विड मतलब एरोसॉल्स, और गैसियस पोल्यूटेंट जो है ही, इंक्लूडिंग नॉइज, नॉइज भी था, क्योंकि नॉइज को भी एयर पोल्यूशन एक्ट में, क्योंकि नॉइज कोई सॉलिड में नहीं आता है, वो कोई लिक्विड में नहीं आता है, तो वो ना सॉलिड बेस्ड पोल्यूशन में होता है ना वाटर पोल्यूशन में होता है, तो उसको एयर पोल्यूशन के साथ ही उसको भी डिफाइन किया गया था एयर एक्ट 1981 में। ये जरूर याद रखें कि एयर एक्ट 1981 में सेक्शन 2A में सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सब्सटेंसेस जो कि एयर पोल्यूटेंट्स हैं और नॉइज को भी इंक्लूड किया गया था एयर पोल्यूशन में ही, और उसके सारे डिटेल्स भी उसी में थे। CRIEGEE is formed in one of the following atmospheric reactions. Choose the correct answer. So इसका करेक्ट आंसर है ओल्फिन एंड ओजोन। ओल्फिन मतलब होता है एल्कीन, तो ये तो हम जानते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन्स का ग्रुप होता है की कैटेगरी होती है, और ओल्फिन जो होता है वो अल्कीन होता है। तो अल्कीन और ओजोन का जब रिएक्शन होता है तो ये फॉर्म होता है। आंसर ए होगा। 20. India has recently signed an agreement to phase out synthetic hydrofluorocarbons HFCs starting the year. ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर है ए 2019. Mixing height for air pollutants at night is typically in the range of, रात में हम सभी जानते हैं कि इन्वर्जन कंडीशन होता है और एयर पोल्यूटेंट ज्यादा मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो उनकी मिक्सिंग हाइट बहुत कम होती है, तो आंसर है ए few hundred meters. इसी के साथ ही मॉक टेस्ट समाप्त हुआ और अगर आपको कोई भी डाउट है या आप किसी भी क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो जरूर करें, क्योंकि कोई भी इंसान से गलती हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ क्रॉस चेक करने की जरूरत है तो प्लीज क्रॉस चेक कीजिए और मुझे भी बताइए। विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।